नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है पृथ्वी की गतियां। यह चैप्टर मैं आपको अपने खुद से नोट्स से कराने वाला हूं। नोट्स में आपको कंप्लीट एनसीईआरटी के साथ अब तक पूछे गए सभी वर्षों के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको यह कंप्लीट टॉपिक कराऊंगा एनसीईआरटी पर आधारित, और जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से अब तक एग्जाम में पूछे गए वे सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। कंटेंट और पीवाईक्यू दोनों एक साथ आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वाले चैप्टर से परीक्षा में 2-3 क्वेश्चन आपको अवश्य रूप से देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी की गति की। किसकी बात करेंगे? पृथ्वी की गति की। पृथ्वी की गतियां दरअसल 2 प्रकार की होती हैं। पहली गति होती है घूर्णन गति और दूसरी गति होती है परिक्रमण गति। सबसे पहले जानेंगे घूर्णन गति क्या है, उसके बाद जानेंगे परिक्रमण गति क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दूं घूर्णन गति। घूर्णन गति किसको बोलते हैं? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही घूर्णन गति कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही घूर्णन गति कहलाता है। और परिक्रमण किसको बोलते हैं? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को परिक्रमण गति कहते हैं। दोनों बातें यहाँ पर स्पष्ट हो चुकी हैं। पहली बात क्या स्पष्ट हुई है? जो पृथ्वी होती है जिस पर हम लोग रहते हैं वो अपने ही अक्ष पर घूमती है, तब उसको घूर्णन बोलते हैं। और जब पृथ्वी सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाती है उसको परिक्रमण गति बोलते हैं। दोनों बात क्लियर। और देखो, घूर्णन गति का दूसरा नाम है दैनिक गति, क्योंकि यह दिन रात होते हैं। घूर्णन जब पृथ्वी अपने अक्ष पर करती है, अपने अक्ष पर घूमती रहती है, इसी कारण पृथ्वी पर दिन व रात होते हैं। घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन व रात होते हैं। यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को भी आपको कराऊंगा। और परिक्रमण गति, ठीक है ना, इसे वार्षिक गति कहते हैं, क्योंकि वर्ष में एक बार कंप्लीट होती है यह गति, जिसको हम लोग 365 दिन बोलते हैं ना, 365 दिन। और इसमें 365 सही 1/4 दिन का टाइम लगता है सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में पृथ्वी को। उसके बाद, ठीक है ना, हम लोग सुविधा के लिए 365 दिन को मानते हैं, 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते हैं, है ना, 6 घंटे नहीं जोड़ते हैं। उसके बाद जो घूर्णन गति होती है, घूर्णन गति का टाइम क्या होता है? 24 घंटे का टाइम होता है। 24 घंटे में ही दिन व रात व्यतीत हो जाते हैं। और 365 दिन परिक्रमण गति का टाइम होता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों चक्कर लगाने का टाइम होता है, और ये अपने अक्ष पर लगाने का टाइम 24 घंटे होता है। ऋतुओं में परिवर्तन किस गति के कारण होता है? ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। परिक्रमण गति जो होती है, जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, उसी के गति के कारण पृथ्वी पर क्या होता है? ऋतुएं बदलती हैं, सर्दी आती है, गर्मी आती है, बारिश होती है। ये उत्तरदायी कारक है ना, परिक्रमण गति। ऋतुओं में परिवर्तन किस कारण होता है? परिक्रमण गति के कारण। पृथ्वी का पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुका होना भी ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है। ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है, ठीक है ना। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। मैं एक बार और क्लियर कर दूंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर घूर्णन गति को एक बार और समझ लेते हैं। अगर पृथ्वी घूर्णन या घूमे ना, तो सूर्य के एक तरफ आने वाले भाग में हमेशा दिन होगा और दूसरे भाग में लगातार गर्मी बढ़ेगी, दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा व ठंड पड़ेगी, जीवन संभव नहीं हो पाएगा। इस बार इसी वाले स्टेटमेंट से क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला था। अगर पृथ्वी घूर्णन ना करे तो क्या होगा? जीवन संभव ही नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। दोनों गतियां मैंने समझा दी। दोनों गतियों का सारांश निकलता है, घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं, परिक्रमण गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन आता है। आशा करता हूँ दोनों गति आप लोग समझ गए होंगे, है ना। दोनों गति आप लोग समझ गए होंगे। ना समझ पाए हो तो एक बार इन नोट्स को लेकर के आप लोग समझ लेना। नोट्स के लिए आपको दिए गए नंबर पे कॉल करनी पड़ेगी। इस नंबर पे आप लोग कॉल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, आपको ये वाला नोट्स मिल जाएगा। और नोट्स में आपको मिलेगा क्या क्या, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। नोट्स में आपकी कंप्लीट 60 नंबर की तैयारी हो जाएगी एसएसटी की। नोट्स में आपको हिस्ट्री कंप्लीट मिलेगा, कंप्लीट ज्योग्राफी मिलेगा, कंप्लीट पॉलिटी आपको मिलेगा, एसएसटी पेडागोजी आपको मिलेगा। और नोट्स में अब तक पूछे गए 2011 से अब तक के सभी वर्षों के क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं, जिस प्रकार मैं अभी आपको कराऊंगा क्वेश्चन। इतना मैंने आपको पढ़ा दिया। अब इससे जुड़े हुए क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सीटेट फरवरी 2016 में आया है। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है?
मैंने अभी आपको स्पष्ट किया था, पृथ्वी पर दिन या रात की बात करूं तो ये घूर्णन गति के कारण होता है। किस गति के कारण? पृथ्वी पर दिन किस गति के कारण होता है? घूर्णन गति के कारण। अब आप कहोगे कि घूर्णन गति क्या होता है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय ही दिन कहलाता है। यानी कि 24 घंटे का दिन होता है। दिन व रात कितने घंटे की होती है? 24 घंटे का। घूर्णन गति को कितना टाइम लगता है? 24 घंटे का टाइम लगता है। ठीक है ना। तो पहला वाला यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद पृथ्वी पर दिन का मतलब घूर्णन गति से है। घूर्णन गति का मतलब पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। ठीक। उसके बाद एक और शब्द है विषुव। विषुव को भी समझ लो। जब पृथ्वी पर दिन व रात, दिन और रातें क्या होती हैं? दिन व रातें बराबर होती हैं। दिन भी मान लो दिन भी 12 घंटे का है, रात भी 12 घंटे की है, तो ऐसी स्थिति को विषुव के नाम से जानते हैं। दिन व रात का टाइम बराबर होता है तो उसको विषुव बोलते हैं। अब देखो सीटेट जुलाई 2013 में यह क्वेश्चन आया है, पृथ्वी दिन कहलाता है। दिन कहलाता है। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय ही पृथ्वी पर दिन कहलाता है। सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने ऊपर आपको कराया था, 2016 में आया था, है ना, आपके सामने है। केवल अंतर क्या है? अंतर है आपकी ऑप्शन में बदलाव। ऑप्शन में बदलाव, बाकी सब सेम टू सेम है। ठीक है ना। और जैसे यहाँ पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों परिक्रमा में लिया गया समय क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं परिक्रमण गति। क्या बोलते हैं? परिक्रमण गति के नाम से जानते हैं। यहाँ पर दिन की बात करेगी, पृथ्वी पर दिन, यानी कि घूर्णन गति से संबंधित क्वेश्चन है, तो उत्तर आपका यहाँ पर सी वाला आंसर हो जाएगा। उसके बाद तो मैंने क्या क्या क्लियर कर दिया? मैंने आपको घूर्णन गति और परिक्रमण गति क्लियर कर दी। अब मैं उत्तर अयनांत की बात कर लेता हूँ। अयनांत कब पड़ता है? 21 जून को उत्तर अयनांत होता है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है ना। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून की स्थिति को उत्तरी अयनांत के नाम से जानते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुव के पास कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। सिंपल सी बात। ठीक है ना। फिर नीचे उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है। उत्तर ध्रुव जो होता है वो सूर्य की तरफ झुका होता है। उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने लगातार दिन रहता है। ठीक है ना। और उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग पर सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए इस भाग को गर्मी का मौसम बोलते हैं। ठीक। उसके बाद 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन व छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत के नाम से जानते हैं। मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने इन बातों को नहीं समझ पाया होगा, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। उत्तर अयनांत देखो, उत्तर अयनांत की बात अगर करी जाए कभी भी तो आप लोग समझ लेना कि सूर्य उत्तर की ओर होगा, है ना, उत्तर की ओर झुका होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऊष्मा उत्तर में पड़ेगी, उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगी। जैसे ये पृथ्वी है, आधा भाग मैंने कर दिया, तो ये वाले भाग में गर्मी होगी, है ना, यहाँ पर क्या होगी? गर्मी हो जाएगी। ठीक है ना। 21 जून की स्थिति में, क्योंकि दोस्तों ध्रुव के पास कम ऊष्मा प्राप्त होगी और क्योंकि सूर्य की किरणें वहाँ पर झुकी होंगी ध्रुव के पास, कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ेंगी 21 जून को, है ना। कर्क रेखा को मैंने आपको बताया था, ये आपकी विषुव रेखा 0, इसके ऊपर वाली जो 23.5 डिग्री की जो रेखा होती है जिसको कर्क बोलते हैं, यहाँ पर किरणें सीधी पड़ेंगी, तो इस क्षेत्र में क्या होगी? इस क्षेत्र में होगी गर्मी, यहाँ पर होगी कम गर्मी। ठीक, यहाँ पर होगी कम गर्मी। उसके बाद उत्तर ध्रुव क्या है? ये वाला उत्तर ध्रुव है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है, ये वाला सूर्य की तरफ झुका होता है, ये है सूर्य, इसकी तरफ झुका होता है ना। और उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले जितने भी भाग हैं उन पर 6 महीने लगातार दिन होता है। यहाँ पर मान लो सूर्य की किरणें आपकी ध्रुव पर पड़ रही हैं तो यहाँ पर 6 महीने लगातार दिन ही रहता है। ठीक है ना। बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर प्रकाश फैलता है। उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग पर क्या होती है? गर्मी होती है, रोशनी होती है। ठीक, तो 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन व छोटी रात, क्योंकि भयंकर यहाँ पर गर्मी होगी, पूरा दिन सूर्य चमकेगा तो लंबा दिन होगा ना, तो रात कैसी हो जाएगी? रात आपकी छोटी हो जाएगी। क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा, इसलिए आपको इन नोट्स को ले लेना है, रिवीजन के वक्त आपके काम में आ जाएं। ठीक है ना। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा।
उसके बाद ठीक विपरीत मैं बात कर लेता हूँ दक्षिण अयनांत की। जैसे अभी मैंने उत्तरी गोलार्ध की बात करी थी, अब मैं इस वाले क्षेत्र की बात करूंगा दक्षिणी गोलार्ध की। वहाँ पर 22 दिसंबर को ऐसी स्थिति बनती है। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर झुका होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। 21 जून को क्या था, कर्क रेखा पर पड़ती थी। अब 22 दिसंबर की बात आ गई, अब मकर रेखा पर पड़ने लगी। वही स्थिति अब दक्षिण अयनांत में हो जाएगी। कब? 22 दिसंबर को रहेगी। सेम टू सेम वही रहेगा। ठीक, सेम टू सेम वही रहेगा। इस कारण दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होगा, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन होंगे, रात छोटी होगी, ग्रीष्म ऋतु वाली होगी। इस अवस्था को दक्षिण अयनांत बोलते हैं। अंतर दोनों में क्या है? दोनों सेम टू सेम है, अंतर सिर्फ गोलार्ध का है और टाइम का है। यहाँ पर 22 दिसंबर है दक्षिण अयनांत और वहाँ पर 21 जून है उत्तर अयनांत। क्वेश्चन के माध्यम से मैं स्पष्ट कर दूंगा। ठीक, इतना स्पष्ट। विषुव की बात कर लो, जब पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं, ऐसी स्थिति 21 मार्च और 23 सितंबर को होती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है ना। 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव क्या होता है? विषुव होता है। विषुव का मतलब दिन व रात बराबर होते हैं। ऐसी अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार क्वेश्चन आया हुआ है। अब देख लो क्वेश्चन। अब आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर को क्या होता है? आप कहोगे कि सर दक्षिणी अयनांत होता है। क्या होता है? अयनांत। क्या होता है? अयनांत, दक्षिण अयनांत होता है। अब दक्षिण अयनांत की जब बात करी जाए तो दक्षिण में भयंकर गर्मी होगी। जब उत्तरी अयनांत की बात करी जाए तो उत्तर में भयंकर गर्मी होगी। ठीक, दिन कैसा होगा? जहां गर्मी अधिक होगी दिन बड़ा होगा, रात छोटी होगी। सिंपल सी बात। कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी? नहीं। कर्क रेखा पर तो किरणें कब सीधी पड़ती हैं? ये 21 जून की स्थिति में पड़ती हैं। कब? 21 जून को पड़ेंगी, जब क्या होगा? उत्तरी अयनांत होगा। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर, यह भी गलत हो जाएगा, कर्क रेखा पर नहीं पड़ेंगे। दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होगी, सही बात है। दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी, बिल्कुल सही बात है। सी और डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध की बात की गई है। किसकी बात की गई है? दक्षिणी गोलार्ध की बात कही गई है। 22 दिसंबर अर्थात दक्षिण अयनांत की बात कही गई है। मैंने स्पष्ट किया है नोट्स के माध्यम से, इसलिए हेल्पफुल है। देखो, मैंने अभी नोट्स में भी बताया था, फिर मैं दोबारा बता देता हूँ। मकर रेखा पर सीधी किरणें पड़ेंगी 22 दिसंबर, यानी कि दक्षिणी अयनांत पर। दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी। दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन होंगे व छोटी रात होगी, क्योंकि दिन लंबा होगा। नहीं, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो दिन लंबा होगा ही, रात छोटी होगी। और 21 जून भी मैंने आपको बताया था उत्तर अयनांत, कर्क रेखा पर किरणें पड़ती हैं। उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी। उत्तरी गोलार्ध में लंबे दिन होंगे व छोटी रात होगी। और सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ कर्क और मकर रेखाओं पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। फिर मैंने आपको विषुव के बारे में बताया। पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर 21 मार्च और 23 सितंबर को ऐसी स्थिति बनती है। अब देख लो, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में आया है इस प्रकार का। दक्षिणी गोलार्ध के बारे में कौन सा? दक्षिणी गोलार्ध मैंने अभी आपको बताया, ऐसी स्थिति कब बनती है? 22 दिसंबर। कब? 22 दिसंबर को ऐसी स्थिति बनती है दक्षिणी गोलार्ध में, अयनांत वाली। दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। 21 जून को तो सबसे लंबा दिन मेरे भाई उत्तरी गोलार्ध में होता है। कब? उत्तरी गोलार्ध में होता है, ना कि दक्षिणी गोलार्ध में होता है। ये उत्तरी गोलार्ध की बात की गई पहले ऑप्शन में, इसलिए ये तो आपका गलत हो ही गया। ठीक, उसके बाद दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है। ये बात सही है, क्योंकि 21 जून को उत्तर में सबसे बड़ा दिन होता है, तो उसके विपरीत 21 जून को सबसे छोटा होगा। ये बात सही है। 21 मार्च व 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन व रात की अवधि समान होती है। ये भी सही है। ठीक, ये भी सही है। बी और सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर ना समझ में आ रही हों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, या आप लोग इन नोट्स को ले लेना। वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर पर आपकी पूरी हेल्प कर दी जाएगी। ठीक, नीचे दिए गए कथनों ए तथा बी को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। 21 जून की बात करी तो 21 जून आप लोग समझ गए उत्तर अयनांत से होता है। मकर रेखा पर नहीं पड़ती हैं, किस पर पड़ती हैं? कर्क रेखा पर पड़ती हैं। किस पर पड़ती हैं?
यहाँ पर कर्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कर्क रेखा होना चाहिए, इसलिए आपका पहला वाला यहाँ पर गलत हो गया। दक्षिण अनंत 22 जनवरी को नहीं होता है बल्कि 22 दिसंबर को होता है, ये भी गलत। यानी कि दोनों ही गलत हैं, आपके दोनों ही गलत हैं। जब ये क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ ये तभी आप कर पाओगे जब आपकी ये वाली ये थ्योरी कंप्लीट होगी, या जो मैंने आपको ये सब पॉइंट टू पॉइंट लाइनें बताई ये कंप्लीट होगी, उन्हीं लाइनों से ही क्वेश्चन बनते हैं, तभी आप लोग इन क्वेश्चन को कर पाओगे, है ना। उसके बाद मैं एक और क्वेश्चन की बात करूँगा। अगर आप दक्षिण गोलार्ध में रहें तो 21 जून में क्या होगा बताओ। 21 जून को वैसे तो क्या होता है, जो आपका उत्तरी गोलार्ध होता है, ये वाला गोलार्ध होता है, यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है। और इसके विपरीत दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा? रात हो जाएगी आपकी। क्या हो जाएगी? लंबी रात हो जाएगी, छोटा दिन हो जाएगा। लंबी रात हो जाएगी, छोटा दिन हो जाएगा। ठीक, लंबी रात और छोटा दिन, सबसे छोटा दिन, लंबी रात। थर्ड वाला यहाँ पर राइट आंसर आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपने दोनों स्थितियों को समझ लिया ना। अगर 21 जून की बात करी जाए तो ये बात की जाती है उत्तरी गोलार्ध की, तो उत्तरी गोलार्ध में भयंकर गर्मी होगी इस वाले क्षेत्र में। तो ऐसे क्षेत्र में यहाँ पर दिन बड़ा होगा और यहाँ पर दिन छोटा होगा। यहाँ पर रात छोटी होगी तो यहाँ पर रात लंबी होगी। ठीक, समझ गए आप लोग। इतना यहाँ पर इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में एक चीज़ कमेंट करके मेरे को बता देना कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो। आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, ठीक, ये अवश्य रूप से आप लोग बता देना। नए लोगों के पास जानकारी नहीं होगी कि ये नोट्स कैसे क्या लेना है, फिर मैं एक बार उनको बता देता हूँ। आप लोग इस वाले नंबर पे 9696400597 इस नंबर पे आप लोग डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हो। व्हाट्सएप पर आप लोग मैसेज करके इन नोट्स को प्राप्त कर सकते हो। नोट्स फ्री में नहीं मिलेगा, नोट्स आपका पेड नोट्स है ना। तो इस नंबर के जरिए आप लोग प्राप्त कर सकते हो। कंप्लीट 60 नंबर की आपकी तैयारी हो जाएगी। अब मैं बात कर लेता हूँ 23 सितंबर और 21 मार्च को क्या होता है? विषुव होता है। क्या होता है? विषुव होता है। विषुव का मतलब दिन व रात बराबर होते हैं। तो ऐसी स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में शरद होती है, दक्षिणी गोलार्ध में बसंत होता है। और 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत होती है, दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। ठीक विपरीत स्थितियां बनती हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होगी जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी होगी 21 मार्च को होगी। ठीक, इसको आप लोग समझ लो। 23 सितंबर की स्थिति है, यहाँ पर 21 मार्च की स्थिति है। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत होगी और दक्षिणी गोलार्ध में शरद होगी। 23 सितंबर को शरद होगी उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में बसंत होगी। ठीक, अब बात कर लेते हैं पृथ्वी के अक्ष की। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 का कोण बनाती है। पेपर में क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है, अभी मैं आपको कराऊंगा। कितना बनता है? 66.5 डिग्री का कोण बनाती है कक्षीय सतह से। कहाँ से? कक्षीय सतह से, काल्पनिक है। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण कितना है? 23.5 डिग्री है। दो चीज़ें क्लियर, कक्षीय सतह वाला 66.5, अक्ष का झुकाव कोण 23.5। उसके बाद प्रदीप्ति वृत्त क्या होता है? ग्लोब जो होता है वो पृथ्वी को दो भाग में डिवाइड करता है, दिन व रात। एक तरफ है डे, एक तरफ है नाइट। क्या है? एक तरफ है डे, एक तरफ है नाइट, यानी दिन है यहाँ पर, और एक तरफ है रात। इसको क्या बोलते हैं? इसी को ही बोलते हैं प्रदीप्ति वृत्त। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। प्रदीप्ति वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो प्रदीप्ति वृत्त होता है ये अक्ष के साथ नहीं मिलता है, अक्ष के साथ प्रदीप्ति वृत्त नहीं मिलता है। ठीक, उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन, पृथ्वी की गतियों के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार करें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। जुलाई 2024 के पेपर में आया क्वेश्चन। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। बिल्कुल करेक्ट। पृथ्वी का अक्ष काल्पनिक रेखा है जो अपनी कक्षीय सतह से 33.5 नहीं मेरे भाई, कितना? 66.5 है। 66.5 अभी मैंने आपको बताया कक्षीय सतह से, इसलिए केवल ए यहाँ पर सही हो जाएगा। केवल ए सही होगा, बी यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि जस्ट अभी मैंने आपको बताया। ठीक, कक्षीय सतह से कितना है? 66.5 है, वही लाइन से है क्वेश्चन। उसके बाद
उसके बाद है यहाँ पर क्वेश्चन ग्लोब के प्रदीप्ति वृत्त के संबंध में। प्रदीप्ति वृत्त दिन रात को विभाजित करता है, यह ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है, सही। यह वृत्त अक्ष के साथ मिलता है, मिलता तो कभी भी नहीं है, कभी नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, अभी मैंने आपको बताया था नहीं मिलता है। यहाँ पर क्या लिखा है, प्रदीप्ति वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, और यहाँ पर कथन में क्या बोल दिया गया, मिलता है, इसलिए गलत है। यहाँ पर भी केवल ए सही हो जाएगा, ए सही है, बी गलत है। समझ गए ना आप। छोटी छोटी गलतियाँ भी आपके 1-2 नंबर उड़ा सकती हैं, इसलिए इन गलतियों से आपको बचना चाहिए, ठीक। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन देख लो, प्रदीप्ति वृत्त से पेपर में आया है। प्रदीप्ति वृत्त जो ग्लोब को 2 भाग में डिवाइड करता है, नहीं, दिन को रात से डिवाइड करता है। दूसरा यहाँ पर केवल बी सही उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने, विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। विषुव ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विषुव के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, विषुव के बारे में मैंने आपको बताया पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होंगे, बराबर होंगे। दिन व रात कैसे होंगे, बराबर होंगे। दिन रात बराबर तभी हो सकते हैं जब सूर्य की किरणें सीधी इक्वेटर पर पड़ें, यानी कि विषुवत रेखा पर पड़ें, या भूमध्य रेखा इसको बोल सकते हैं। सूर्य की किरणें कहाँ पर पड़ें, जीरो वाले इस पर पड़ें, तो तभी तो दोनों क्षेत्र में बराबर होगा ना, दिन व रात। तो विषुवत रेखा यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा, विषुवत रेखा आपका राइट जवाब हो जाएगा। विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। तो यहाँ पर जब सीधी किरणें पड़ेंगी तभी पृथ्वी पर दिन व रात दोनों बराबर होंगे। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें कब पड़ती हैं, उत्तरी गोलार्ध में पड़ती हैं, 21 जून को पड़ती हैं, ठीक। मकर रेखा पर दक्षिण अयनांत में पड़ती हैं, 22 दिसंबर को पड़ती हैं। उत्तर आपका विषुवत है, विषुव के दिन की बात की गई है। उसके बाद नेक्स्ट, अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव या आनति कोण कितना है, 23.5 है पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण। सीटेट 15 में आया था ये क्वेश्चन। उसके बाद पृथ्वी दिन कहलाता है अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय, ठीक। उसके बाद और देख लो क्वेश्चन, यहाँ पर है आपके सामने। क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन से कथन पृथ्वी की स्थिति के बारे में सही है। पृथ्वी की स्थिति सही बताते हैं, कौन सा। पृथ्वी का अक्ष वास्तविक नहीं है, ये काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है बल्कि काल्पनिक है। कैसा है, काल्पनिक है, वास्तविक है, इसलिए यहाँ पर ए गलत आपका हो गया। पृथ्वी का अक्ष वास्तविक नहीं काल्पनिक है, ये भी गलत हो गया। नीचे, पृथ्वी का अक्ष काल्पनिक है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 का बनाता है कोण, अभी मैंने आपको थ्योरी में बताया था, जो कि करेक्ट दिया गया है। उसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, फिर वीडियो को यहाँ पर ही बंद कर देते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, विषुव होता है। क्या होता है मेरे भाई, विषुव होता है, यानी कि दिन व रात बराबर होते हैं, दिन व रात बराबर होते हैं, किरणें आपकी विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। क्या होगा उत्तर, सूर्य की किरणें मकर पर पड़ती हैं, नहीं, सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, और इस स्थिति में कोई ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, ये वाला सही है, बी झुका नहीं होता इसलिए विषुव होता है, ठीक। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। जितने भी लोग न्यू यानी कि पहली बार वीडियो देखा हो, तो इन नोट्स को ले लेना, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट चैप्टर करा दिया है। नोट्स में आपको कंप्लीट मटेरियल मिल जाएगा, 60 नंबर की पूरी तैयारी हो जाएगी। दिए गए नंबर पे आप लोग कॉल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक। और कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, कमेंट सेक्शन में आराम से बेधड़क पूछिएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।